तीन बड़े ब्लंडर जो इंडिया ने किए हैं और आज इंडिया उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके फ्लॉबैक्स भुगतता है। पहले तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इंडिया ने अपने ब्लंडर्स माने। मतलब इंडिया भी कहता है कि उससे गलतियाँ हुई हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ, क्योंकि इनकी जो आवाम है वो यही कहती है कि हमसे तो कुछ भी नहीं हुआ, सारी गलती तो है ही पाकिस्तान की। गलती के बाद सिर्फ तीन काम हो सकते हैं, एक तो गलती को मान लिया जाए, दूसरा गलती देखी जाए कि क्यों हुई, और तीसरा ये कि आइंदा के लिए आप तैयार कर लें कि हमने ये गलती नहीं दोहरानी। इंडिया ने अपने ब्लंडर्स पहले माने कि हाँ भाई हमसे तीन जगह पे ब्लंडर्स हुए, कभी न्यूक्लियर वेपन का लेट हो। सही इसलिए नहीं कह रहे होते कि हम उसकी बेइज्जती करें, हम उसे गलत या सही इसलिए कर रहे होते ताकि वो अपनी गलती से सीखे और आइंदा इन चीज़ों पर अमल ना करे। यही वजह है कि जब हम किसी को गलत कहते हैं तो हमें वो आता, हम व्यूज़ के लिए नहीं करते। आपको लगता है जी हम व्यूज़ के लिए। पाकिस्तान में तो माजी में इतने ज़्यादा ब्लंडर्स हुए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी रही, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा सारे मामला ख़राब रहे। पाकिस्तान आज बांग्लादेश अलहदा हो गया, उसमें कहीं ना कहीं हम कहते हैं भाई पाकिस्तान की भी गलतियाँ, आप भी इन्वॉल्व हुए, तो ये गलतियाँ थी। अब उनको आप अगर ये कहें जी कि ठीक है, बट उन पे कोई बात करता नहीं है, उन पे बात कर उन पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इसमें योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान आसिफ। नाज़रीन, डॉक्टर जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, विदेश मंत्री जिसे कहा जाता है, और उन्होंने हाल ही में बताया कि इंडिया ने तीन बड़ी ऐसी मिस्टेक्स कौन सी की हैं, तीन बड़े ब्लंडर जो इंडिया ने किए हैं और आज इंडिया उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके फ्लॉबैक्स भुगतता है। क्यों भुगतता है और कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, तो वो आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं। नमस्कार, प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गए यूएसए में। यूएसए के शहर न्यूयॉर्क में आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस की गैदरिंग हो रही है, वर्ल्ड लीडर्स वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो जयशंकर साहब भी यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस दौरान इनका एक इंटरव्यू होता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और इस इंटरव्यू के दौरान एक बात आती है कि भारत की हिस्ट्री में तीन बड़े ब्लंडर कौन से थे, कौन सी वो तीन चीजें थी जिसमें हम चाइना से बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जयशंकर साहब ने कहा क्या है। वैसे जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी वाली जो वीडियो है वो इंग्लिश में है, ऑडियो पता नहीं लोगों ने कैसे रिकॉर्ड करी है, सुनने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। मगर जो बातें जयशंकर साहब ने यहाँ पर कही है, पहले इन्होंने हिंदी में कही थी। तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि इंडिया के तीन सबसे बड़े ब्लंडर कौन से थे। मेरे एनालिसिस में हमें तीन जगह चोट पहुंची। एक तो विभाजन में कि भारत जो है वहाँ से छोटा हो गया, और न छोटा हुआ है, उसके अलावा उसके जो विभाजन के बाद जो पॉलिटिक्स, जो स्ट्रेटेजी जो चली है, उसने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया। ना भारत का विभाजन मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, ना सिर्फ भारत के लिए, पूरे रीजन के लिए। आप सोच कर देखिए, हम सब जो यहाँ पर लोग रहते हैं, हमारी हिस्ट्री सेम है, एंसेस्टर्स काफी हद तक सेम है, कई सदियां, कई हजारों साल हमने इकट्ठा बिताए हैं। बट फाइनली आकर जब नेशन स्टेट बनाने की बारी आई, तब हमने एक अजीब सा काम किया, बंटवारा यहाँ पर कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया स्पेसिफिकली आप अगर देखो तो हमारा जो पोटेंशियल है वो बहुत रिड्यूस कर दिया गया। पाकिस्तान तो खैर जब से बना था तब से लगा था कि लॉन्ग टर्म में ये एक सक्सेसफुल आइडिया होगा नहीं, मगर इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। बट सैडली पाकिस्तान को जो ज्योग्राफी दे दी गई और जो उनकी दुश्मनी थी इंडिया के अगेंस्ट, उसकी वजह से इंडिया का एक्सेस सेंट्रल एशिया को बिल्कुल ब्लॉक हो गया। आज भी कई सालों के बाद हम ईरान की मदद से कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप सेंट्रल एशिया तक पहुंचे। ये एक बहुत ही बड़ा इंडिया के लिए सेटबैक था कि हमारा विभाजन कर दिया गया। एक तरफ आप अगर देखो चाइना को, तो चाइना कम्युनिस्ट रिजीम के अंडर इस तरीके से फैलता है। यहाँ पर आप देख पाओगे 1949 का चाइना आप अगर देखो कितनी कम धरती है। उसके बाद लगातार इन लोगों ने तिब्बत का रीजन, उसके अलावा ऊपर के जो नॉर्दर्न प्रोविंस है, ये सब कब्जा लिए। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। चाइना का विस्तार हुआ 1940 से लेकर 50 में, चाइना का विस्तार हुआ, इंडिया सिकुड़ सा गया। दूसरा मेरा कहना है कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है बहुत डिले कर दिया। अगर आप तो कहते हैं कि हमारे सर्कल में इंडिया चाइना की बहुत कंपैरिजन होती है, तो इंडिया चाइना
एक फर्क यह है कि चाइना जो है हमसे करीब 15 साल पहले अपना रिफॉर्म उन्होंने शुरू किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया था। और वो 15 साल का गैप जो है, एक बार तो मुझे ये भी लगता है कि उनके यहाँ रिफॉर्म जो है वो और गहरे रिफॉर्म थे, बड़े रिफॉर्म थे। तो ये 15 साल का गैप जो है, अभी हम दोनों अगर आपस की तुलना होती है तो 15 साल का गैप जो है वो दिखाई देता है। जयशंकर साहब ने यहाँ पर बिल्कुल ठीक बात कही है। जो सेकंड मेजर ब्लंडर भारत के हाथों हुआ है वो ये है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में बड़ी देरी कर दी, चाइना आगे निकल गया। चाइना के जो लीडर्स थे वो समझ गए कि जो एक पॉलिसी है ना कि हर जगह सरकार लोगों की मदद करेगी, हर जगह सरकारीपन होगा, ये हमको ख़त्म करना होगा। एक ओपन डोर पॉलिसी चाइना ने ओपन करी थी 1978 में, जिसके अंदर इन्होंने ये भी कोशिश करी कि रोज़गार की सारी जिम्मेदारी, मार्केट को मैनेज करने की सारी जिम्मेदारी चाइना की सरकार अपने से दूर करके जो प्राइवेट कंपनीज होंगी, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज होंगे, उनको दे देंगे। ये जो एडम स्मिथ का आपके लिए सिद्धांत है ना कि एक इनविजिबल हैंड है जो इकोनॉमी को, जो मार्केट को गाइड करता है, उसी पर चाइना आगे बढ़ा। चाइना ने समझ लिया था कि ये जो सोशलिज्म है इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मगर इन्होंने जो ब्रांडिंग है वो रखी अपनी कम्युनिस्ट, मगर अंदर से जो इनकी पॉलिसीज थी ये 1978 के बाद कोई कम्युनिस्ट कंट्री की पॉलिसी इतनी लगती नहीं थी। तो चाइना ने बड़े स्केल पर अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी 1978 में। इंडिया ने ये सब किया 1991 में, जब नरसिम्हा राव फाइनली बने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे इंडिया के इस वक्त वित्त मंत्री। और 1991 रिफॉर्म्स के बारे में आप सबको पता होगा, LPG रिफॉर्म्स हम इनको कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हालांकि प्राइवेटाइजेशन भारत में आज भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो लोग घबरा जाते हैं कि अब सरकार के हाथ में ये कंपनी नहीं है, प्राइवेट प्लेयर चलाएंगे तो नौकरियों का क्या होगा, लोगों का क्या होगा। बट इवेंचुअली अगर आपको ग्रोथ की तरफ बढ़ना है तो जो ये इकोनॉमिक सिद्धांत का बेस है LPG, इसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे जो गैप है इंडिया चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, ये लगभग आपको 13-14 साल के आसपास का मिलेगा। और इंडिया और चाइना की GDP ग्रोथ रेट को आप अगर कैलकुलेट कर दोगे ना तो वो जयशंकर साहब सही कह रहे थे, हम लगभग 14-15 साल चाइना से पीछे हैं। इसी वजह से अगर हम लोग भी अपनी इकोनॉमी को ओपन कर देते टाइम से तो शायद आज के समय हमारा देश भी ज़्यादा डेवलप होता। और ऐसा नहीं है कि चाइना हमसे आगे निकल गया, तो कैसे? चाइना को एक बहुत ज़्यादा काबिल लीडर मिले जिनके बारे में आपको बताना चाहिए। इनका नाम था डेन जियाओपिंग। इनको काफ़ी बार कहा जाता है द जनरल आर्किटेक्ट ऑफ चाइना। जो आज के समय मॉडर्न चाइना की इकोनॉमी है वो इन्हीं के थॉट प्रोसेस पर बिल्ड हुई थी। और आप जान के हैरान होंगे, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में, UK, यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में जब इंडिया चाइना को कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली 1978 और 1991 की तुलना वो सब करेंगे। तो आपको पता है हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव साहब को ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि नरसिम्हा राव साहब थे भारत के डेन जियाओपिंग। जो डेन जियाओपिंग ने चाइना के लिए किया था, नरसिम्हा राव ने कोशिश करी कि भारत के लिए करें, बट इन्होंने, मैं कहूँगा, शुरुआत कर दी, मगर इन रिफॉर्म्स को आगे कैरी आउट करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि डेन जियाओपिंग की, और देखो क्या है कि उनके पास कंप्लीट अथॉरिटी थी। उन्होंने अगर डिसाइड कर लिया कि लिबरलाइजेशन करनी है, प्राइवेटाइजेशन करनी है, तो कोई प्रोटेस्ट, कोई मीडिया स्क्रूटनी उनको नहीं रोक सकती। कोई इलेक्शन का डर नहीं है, कोई कुर्सी छिनने का डर नहीं है, वो आराम से अपने डिसीजन ले सकते हैं। भारत के नेताओं को, भारत के लीडर्स को ये सहूलियत नहीं थी। अब मुझे अच्छे से याद है 2014 में जब मोदी जी पावर में आए थे ना, तब मोदी जी को काफ़ी बार कहा जाता था कि शायद ये होंगे भारत के डेन जियाओपिंग। ये फाइनली इंडिया का जो रिफॉर्म प्रोसेस है कंप्लीट कर देंगे और हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ओवर द ईयर्स खूब आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि मोदी जी को वही करना होगा भारत के लिए जो डेन जियाओपिंग ने किया था चाइना के लिए। धीरे धीरे 2019-20 तक आते आते लोग ये बात समझ गए कि ना नरसिम्हा राव ना मोदी जी कंप्लीटली वो काम कर सकते हैं जो डेन जियाओपिंग ने किया था, क्योंकि रुकावटें बहुत आती हैं। आप इंडिया में कुछ रिफॉर्म्स लाते हो, प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर आपको रोल बैक करना पड़ता है, फिर आप सर्फ जाते हो, फिर आप कुछ नई तरीके से कोशिश करते हो आगे बढ़ने की। तो देखिए, डेमोक्रेसी में आपको एडवांटेजेस मिलते हैं मगर उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। बट ओवरऑल हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जब आज से 100 साल बाद हिस्ट्री पढ़ी जाएगी तो कोई इतना डिटेल में नहीं जाएगा कि कौन सा रिफॉर्म हमने कब लाए थे, कब रोल बैक कर लिया,
बीच में क्या प्रॉब्लम्स आई थी, लोग सीधा सीधा देखेंगे अच्छा चाइना ने मुश्किल निर्णय लिया, इंडिया झिझका, इंडिया पीछे रह गया। तो ओवरऑल इसको आप एक ब्लंडर ही कहोगे, इसलिए जयशंकर साहब ने कहा है कि दिस इज ए ब्लंडर। और तीसरी बात यह थी कि हमारा जो न्यूक्लियर जाने का जो निर्णय जो लिया गया, आखिर में जो लिया गया 98 में जो लिया गया, अगर हम उसको डिले नहीं करते, क्योंकि हमारा पहला टेस्ट जो था वो 1974 में था, पर 74 और 98 24 साल जो है हमने एक किस्म से हम टालते गए, हमारी आदत भी है, टालने की आदत है। तो ये 25 साल जो है, तो ये 15 तो विभाजन, 15 साल रिफॉर्म का डिले और 25 साल न्यूक्लियर का डिले, ये तीन जो है हमारे लिए एक किस्म से ये हमें इसको अभी भुगतना पड़ रहा है, इसकी जो परिणाम जो है अभी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, अगर बात बोली गई है कि भारत आज भी भुगत रहा है वो सब डिलेज। अब न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में हमने क्या डिले कर दिया, देखिए ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हुआ 1974 में, चाइना न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था 1964 में, भारत से 10 साल पहले। होमी जहांगीर भाभा की डेथ की वजह से एक तो वैसे ही भारत का जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम था इसमें बहुत ही बड़ा डिले हमको फेस करना पड़ा, चाइना हमसे आगे निकल गया। फिर देखो एक बहुत ही अजीब सा काम हुआ हमारे देश में कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद 1974 से लेकर हमको फिर 1999 का टाइम लग गया। पोखरण 2 में हमने दुनिया को बता दिया कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, नहीं तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा अपने आप में काफ़ी नहीं था। वी नीडेड पोखरण 2, पोखरण 2 होना चाहिए था आराम से 1976 या फिर 1980s के आसपास। ये बिना बात का जो एक बहुत ही बड़ा डिले हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है तेज करना स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ही ऑलमोस्ट कुछ ही दिनों का फर्क है पोखरण 2 और पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट में, दोनों कंट्रीज ने एक साथ ही न्यूक्लियर टेस्ट किए। दिस वॉज ए डिजास्टर, कोई भी कहेगा दिस वॉज ए कंप्लीट डिजास्टर। हमारे पास जब एज थी हम उसका यूज़ करके जो एक पार्टीशन के बाद हमारे सामने जो एक ज्योग्राफिकल रुकावट रखी गई थी, हम उसका कुछ सोल्यूशन निकाल सकते थे, बट सैडली वी वेस्टेड मैनी ईयर्स। तो ये थे 3 भारत के बड़े ब्लंडर। ना यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप मानते हैं कि और भी कुछ और ब्लंडर भारत कर चुका है जिसके बारे में मेंशन यहाँ पे होना चाहिए? कोई 4th ब्लंडर, 5th ब्लंडर लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी कमेंट बहुत अच्छी हुई तो मैं कोशिश करूंगा उसको पिन भी कर दूं कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोग देख पाए आपकी कमेंट। तो शेयर करिएगा अपने थॉट्स, आई वुड लाइक टू रीड योर कमेंट्स। और फाइनली आप क्या कहती हैं दीजिए आप इस हवाले से? सबसे पहले तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इंडिया ने अपने ब्लंडर्स माने हैं। मतलब इंडिया भी कहता है कि उससे गलतियाँ हुई हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ, क्योंकि इनकी जो आवाम है वो यही कहती है कि हमसे तो कुछ भी नहीं हुआ, सारी गलती तो है ही पाकिस्तान की। और उसके बाद सेकंड जो बड़ा स्टेप पता हो क्या होता है, तो अपनी गलती मानना, दूसरा होता है अपनी गलती पे काम करना। लाइक लिटरली वो लोग सोचते हैं कि हमने इतना वक्त ज़ाया किया और वो सीख रहे हैं चाइना से। अगर हम पाकिस्तान के सिनेरियो में बात की जाए तो पाकिस्तानियों से डबल इनसे ट्रिपल ब्लंडर्स हुए हैं जिस पे हम काम हमने सोचा ही नहीं कभी। कहते हैं गलती के बाद सिर्फ 3 काम हो सकते हैं, एक तो गलती को मान लिया जाए, दूसरा गलती देखी जाए कि क्यों हुई, और तीसरा ये कि आइंदा के लिए आप तैयार कर लें कि हमने ये गलती नहीं दोहरानी। इंडिया ने अपने ब्लंडर्स पहले माने कि हाँ भाई हमसे 3 जगह पे ब्लंडर्स हुए, कभी न्यूक्लियर वेपन का लेट हो जाना, कभी इधर लेट हो जाना, कभी उधर लेट हो जाना, तो ये चीज़ें थी। उसके बाद एक और जो बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि जयशंकर साहब ने जो ये कहा कि हम उस वजह से आज यहाँ पे लेट हैं, और ये ना से लॉजिक पे बात हुई है और लॉजिकली उन्होंने खुद को गलत कहा है। मसला ये है कि जब हम किसी को गलत कहते हैं सही कहते हैं तो वो उसको गलत या सही इसलिए नहीं कह रहे होते कि हम उसकी बेइज्जती करें, हम उसे गलत या सही इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वो अपनी गलती से सीखे और आइंदा इन चीज़ों पे अमल ना करे। यही वजह है कि जब हम किसी को गलत कहते हैं तो हमें वो आता है, हम व्यूज़ के लिए नहीं करते। आपको लगता है जी हम व्यूज़ के लिए समहाउ इंडिया को गलत कह रहे होते हैं, तो भैया आप जो है हम व्यूज़ के लिए इंडिया को गलत नहीं कह रहे, हम इंडिया की भलाई के लिए इंडिया को गलत कहते हैं। यही अगर पाकिस्तान गलत करता है तो हम पाकिस्तान को भी गलत कहते हैं। पाकिस्तान में तो माजी में इतने ज़्यादा ब्लंडर्स हुए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी रही, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा सारे मामला ख़राब रहे। पाकिस्तान आज बांग्लादेश अलहदा हो गया, उसमें कहीं ना कहीं हम कहते हैं भाई पाकिस्तान की भी गलती है, आप भी इन्वॉल्व हुए, तो ये गलतियाँ थी। अब उनको आप अगर ये कहें जी कि ठीक है, बट उन पे कोई बात करता नहीं है, उन पे बात कर उन पे बात नहीं की जाती, उससे सीखा कुछ नहीं जाता। यही वजह है कि आज भी मुल्क में एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है कि हाँ भाई हम हैं तो हम हैं, हम हैं तो हम हैं। सो यहाँ पे मुल्क के लिए सिंसेयर होकर कोई नहीं सोचा, यहाँ पे अपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स को लेके ना लोग जो है वो मोटिव्स को पड़वान चढ़ाने की तरफ चले। तो ये है, तो इंडिया की फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, और दूसरा इंडिया ने अब वाकई उन चीज़ों से सीखना शुरू कर दिया, और जिस तरह वो
अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक बहाल कर रहा है, वो ईरान के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया, इवन दो कनाडा, ये वो इधर उधर जितना भी यूरोपियन यूनियन, रशिया। सो इंडिया अब एक बहुत बड़ी, और चाइना के साथ भी सिर्फ उनके मामला बॉर्डर के हवाले से हल्की सी टेंशन है, ट्रेड इतनी ज़्यादा हद तक की जाती है, तो वो ट्रेड तो नहीं ख़राब हो रही है। हालांकि हम कहते हैं जी इंडिया चाइना को दुश्मन समझता है, इंडिया के नेपाल के साथ तक, इंडिया के भूटान के साथ तक, इंडिया के चाइना के, सो इवन दो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बांग्लादेश, इवन दो बांग्लादेश के साथ इंडिया के बहुत ज़्यादा अच्छे तल्लुकात है, तो ये चीज़ें इंडिया ने सीखी हैं। तो और इंडिया देखो ना मैम, जैसे चाइना इंडिया का पड़ोसी है, तो इंडिया सीख रहा है उससे, तो फिर पाकिस्तान इंडिया और चाइना से क्यों नहीं कुछ सीखता? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान में जो एक इज्तमाही, जो एक कलेक्टिव बिहेवियर है, वो मुल्क की तरक्की की तरफ या मुल्क की डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं है। पाकिस्तान में एक सेपरेट और इंडिविजुअल किस्म का जो बिहेवियर है, और वो बिहेवियर उनकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से, ना कि कंट्री की डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आके हम गलती करते हैं, और ये चीज़ें हमें जो है माजी में, जिस तरह आज ये शंकर कल कला, अगर पाकिस्तान में आज से 10, 15, 20 साल बाद कोई ऐसा लीडर आता है, तो वो भी ये बातें तब कर रहा होगा कि हाँ भाई फ़लाँ 2022 में जो हमने ये चीज़ें की ना, उसने हमें फ़लाँ गलत किया, 2000 में जो हमने, 2010 में जो हमने की, वो चीज़ें बताएंगे। सो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दे इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने